नमस्कार दोस्तों, मैं कमल और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एसएससी जेई सिविल प्रीवियस ईयर के डिटेल्ड सॉल्यूशन। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे हम। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आरसीसी की। यहाँ पर आरसीसी की बात कर रहा हूं जिसमें एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये। अब ये जो क्वेश्चंस सारे एसएससी जेई के हैं, बट ये क्वेश्चंस जो हैं केवल एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं ना, आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो, बिल्कुल एज कॉपी पेस्ट मिल जाएंगे। चाहे आप एसएससी जेई की तो बात कर ही रहे हैं हम, चाहे हम आरआरबी जेई की बात करेंगे, चाहे आरपीएससी की बात करें, डी की बात करें, डीडीए की बात करें, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, द शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कॉन्क्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाई IS 456-2000। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि IS 456-2000 है। पहली बात तो ये कि ये जो क्वेश्चन है एसएससी जेई 2004 में आया हुआ है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सारे एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, तो IS 456-2000 है, ये कॉन्क्रीट का है, यानी कि आरसीसी का ये कोड है। IS 456-2000 लिमिट स्टेट मेथड से, IS 456-2000 लिमिट स्टेट मेथड का कोड है और आरसीसी का कोड है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि एज पर IS 456-2000 तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की जो शेप होती है कंक्रीट के लिए वो कैसी होती है, उसकी शेप कैसी होती है। तो ऑप्शन है रेक्टेंगुलर, बी ऑप्शन है पैराबोलिक, सी ऑप्शन है रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ये डायग्राम प्लॉट हो रहा है। तो इसमें क्या है कि देखो, स्ट्रेन की तरफ ये आपको स्ट्रेन देखने को मिल रही होंगी और स्ट्रेस भी देखने को मिल रही है, ये वाली स्ट्रेस। अब क्या है कि यहाँ पर देखो, ये जो है पैराबोलिक आ रहा है, उसके बाद ये लाइन सीधी जा रही है। सेम इसके लिए पैराबोलिक और ये सीधी लाइन, पैराबोलिक सीधी लाइन। तो यानी कि यहाँ कैसा बन गया, ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर बन गया, और ये कैसा बन गया, पैराबोलिक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक। देखिए FC के क्या होता है, करेक्टरिस्टिक, FC के क्या होता है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है FC के। अब ये जो 0.67 FC के कैसे आया, जब हम FC को डिवाइड करेंगे किससे, जब हम FC को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो वैल्यू मिलती है हमें 0.67 FC के। अगेन 0.67 FC को हम डिवाइड करेंगे 1.5 से, तब ये वैल्यू मिलती है 0.45 FC के। तो जो 0.45 FC के जो वैल्यू मिलती है हमें, वो आती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने पर। तो 1.5 क्या है, 1.5 है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बेसिकली IS 456-2000 में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम देते हैं। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम क्यों देते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि जब हम वर्किंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो वर्किंग स्ट्रेस में जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर कम होती है, तो कम कितनी होती है, स्टील के लिए यहाँ पर अगर बात करें हम, देखो WSM में बात करें और एक तरफ LSM में बात करें। WSM में वैल्यू होती है कंक्रीट के लिए 3 होती है, स्टील के लिए 1.78 होती है। यहाँ पर LSM में कंक्रीट के लिए 1.5 होती है, यहाँ पर 1.15 होती है। अब देखिए कंक्रीट की बात करें तो यहाँ पर जो हम नाम देते हैं वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS, और यहाँ पर हम देते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम क्यों दिया है, क्योंकि पार्शियली कुछ वैल्यू है, पार्शियली का मतलब कुछ वैल्यू कम है, इस वजह से इनका नाम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है। अब यहाँ पर 1.5 से ही क्यों डिवाइड किया है, 1.15 से डिवाइड क्यों नहीं किया। पहली बात तो ये बात जो LSM में हो रही है, इस वजह से हम इन वैल्यू को प्रीफर करेंगे, इन वैल्यू को प्रीफर नहीं करेंगे अभी। तो 1.5 से ही क्यों डिवाइड किया, 1.5 से इस वजह से डिवाइड किया क्योंकि LSM में जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कंक्रीट के लिए वो 1.5 लेते हैं। तो यहाँ पर बात जो चल रही है कंक्रीट की चल रही है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। तो ये जो क्वेश्चन बताए ना मैंने, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछने के लिए आते हैं और आए हैं क्वेश्चन, आपको देखने को आगे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिट स्टेट डिजाइन में लिमिटिंग वैल्यू यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब है कि एक्सियल लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी होगी, वैल्यू क्या होगी। तो क्या वैल्यू होगी भाई,
देखो एक्सियो लिमिटिंग का फॉर्मूला ये होता है। एक्सियो लिमिटिंग होता क्या है, बेसिकली ये स्ट्रैंड डायग्राम है, आप ये इस वाले डायग्राम को देख रहे हैं, ये स्ट्रैंड डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या है कि ये जो डेप्थ होती है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग एक्सियो लिमिटिंग कहते हैं। यानी कि न्यूट्रल एक्सिस ऊपर से लेकर के और न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डेप्थ होती है उसको हम लोग एक्सियो लिमिटिंग नाम देते हैं। अब एक्सियो लिमिटिंग की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एक्सियो लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये स्ट्रैंड डायग्राम की हेल्प लेते हैं हम, और स्ट्रैंड डायग्राम से सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ लगा करके हम ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अब जब ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कि एक्सियो लिमिटिंग अपॉन डी इज इक्वल टू 0.0035 अपॉन 0.0055 प्लस 0.87 इंटू एफ आई अपॉन ई एस। देखो ई एस की वैल्यू आपको पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है स्टील के 2 इंटू 10⁵ इंटू न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपके पास वैल्यू बची क्या, अननोन क्या बचा, डी के टर्म में वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे, डी को इधर से हटाएंगे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी इधर आ जाएगा, तो एक्सियो लिमिटिंग इज इक्वल टू ये फॉर्मूला बन गया। तो ई एस की वैल्यू स्टैंडर्ड होगी 2 इंटू 10⁵। अब बचा क्या हमारे पास, एफ आई। एफ आई क्या होता है, ग्रेड ऑफ स्टील होता है। अब यानी कि एक्सियो लिमिटिंग की वैल्यू होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ग्रेड ऑफ स्टील या ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करती है। तो ग्रेड ऑफ स्टील के लिए बात करें, अगर हम बात करें ग्रेड ऑफ स्टील FE 250 के लिए, तो FE 250 के लिए FI की वैल्यू 250 होती है। FE 415 के लिए FI की वैल्यू 415 होती है। FE 500 के लिए FI की वैल्यू 500 होती है। FE 550 के लिए FI की वैल्यू 550 होती है। जब हम इस फॉर्मूले में, अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ FE 250 की, FE 250 की वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं FI की जगह, तो हमारे पास कैलकुलेट होकर के ये वैल्यू आती है 0.53D। सिमिलर अब हम बात करें 415 के लिए, तो FI की वैल्यू 415 रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सियो लिमिटिंग की वैल्यू मिलेगी हमें 0.48D। सिमिलर अगर हम बात करें 500 के लिए, तो FI की वैल्यू अगर 500 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू मिलती है 0.46D। एक्सियो लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। अगर हम बात करें 550 के लिए, तो 550 के लिए ये वैल्यू होती है 0.44D। अब इसमें से देखो अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में किसी ग्रेड के लिए तो नहीं बोला है भाई, 250 के लिए, 415 के लिए, 500 के लिए, 550 के लिए, किसी ग्रेड का नाम ले लिया। यहाँ पर कह रहा है कि एक्सियो लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी, तो एक्सियो लिमिटिंग की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इनमें से। तो इनमें से देखते हैं हम आंसर में कौन सा है। क्या 0.53D है, बिल्कुल है। 0.48D है, ये भी है। 0.46D है, नहीं है। 0.44D है, नहीं है। अब देखो तो दो तो आंसर नहीं हो सकते, ये SSC JEE का गलत क्वेश्चन आ गया है, यानी कि क्वेश्चन ही गलत है। ये दो आंसर नहीं हो सकते इसमें। दो बातें हो सकती हैं, या तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ग्रेड बोलेगा, उस ग्रेड के लिए बताइए तो वो वैल्यू करेंगे, या फिर एक ही वैल्यू देगा इन चारों ऑप्शन में से, इनमें से एक ही वैल्यू देगा तो वो हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपका B और D दोनों आंसर होंगे। क्या होता है, SSC का ये रूल है कि हर एक पेपर में एक या दो क्वेश्चन को गड़बड़ करता है। अगर इस कंडीशन में क्या करना होता है हम लोगों को, इस कंडीशन में ये करना होता है कि अगर आप B और D किसी पर भी टिक कर देते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को मार्क्स जरूर मिलेगा। अगर टिक करते हैं तो चाहे B करो चाहे D करो, इन दोनों में से टिक करेंगे तो आपको एक नंबर जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मेरा आपको बताने का मकसद भी यही था, इसी वजह से मैंने ये कराया है, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। पेपर में जाएंगे आप, हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिले कि भाई दोनों आंसर हो सकते हैं, तो आपको किसी एक पर आप टिक कर देंगे। तो बबल्स भरने होते हैं आजकल, तो जब बबल भरेंगे हम लोग ऑनलाइन, तो वहाँ पर किसी एक पर टिक कर देंगे, किसी एक पर क्लिक कर देंगे, तो वो हमारा राइट आंसर होगा और उसका हमें मार्क्स मिल जाएगा एग्ज़ाम में। ये रूल होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट। डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एक एप्रोप्रिएट यूज़ करके। क्या कर सकते हैं एप्रोप्रिएट यूज़ इसमें से, देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो डिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर मान लो ये बीम है हमारे पास, कुछ इसी तरीके का होता है। अगर मान लो आप इस पर लोड लगाएंगे, आपने लोड लगाया और लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्ट कर गया ना एक तरीके से। अब डिफ्लेक्ट कर गया तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन चारों में से यूज़ करके किसी को। तो कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से कर सकते हैं, नहीं। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, एक रेशियो होता है किसी भी इमेज का विड्थ और डेप्थ का। ये विड्थ है और ये हाइट है, B/H
किसी भी इमेज का B/H जो होता है वो एस्पेक्ट रेशियो होता है। क्या हम इसका यूज़ करके कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है? M फॉर्मूला होता है ES/EC। क्या हम इससे कर सकते हैं? और इसका फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC। नहीं, ये इसके लिए नहीं है, ये तो एक इक्विवेलेंट इलास्टिसिटी बनाने के लिए है। यानी कि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स में एक इक्विवेलेंट इलास्टिसिटी बनाने के लिए हम लोग मॉड्यूलर रेशियो का यूज़ करते हैं, ना कि डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। स्पेन टू डेप्थ रेशियो, क्या हम स्पेन टू डेप्थ रेशियो यूज़ करके कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सॉरी, स्पेन टू डेप्थ रेशियो ही कर सकते हैं। क्यों? देखिए, जब हम डिजाइनिंग करते हैं ना तो L/D फॉर्मूला यूज़ करते हैं। L/D इज इक्वल टू, अगर कैंटिलीवर है तो उसके लिए ये वैल्यू 7 लेते हैं, अगर सिंपली सपोर्टेड है तो L/D इज इक्वल टू 20 यूज़ करते हैं। अगर हमारा बीम कंटिन्यूस है तो L/D इज इक्वल टू 26 लेते हैं। ये तीनों फॉर्मूले जब हैं जब हमारी लेंथ लेस देन 10 मीटर है। अगर लेंथ ग्रेटर देन 10 मीटर होगी तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 10/स्पेन का, हर किसी में 10/स्पेन का। कब? जब लेंथ हमारी 10 मीटर से ज़्यादा होगी। तो उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्पेन टू डेप्थ रेशियो। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है और यहाँ से स्पेन टू डेप्थ रेशियो की वैल्यू भी पूछ ली जाती है। कैंटिलीवर के लिए कितनी होती है? 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, कंटिन्यूस के लिए 26। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन एक ही नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनने, 3 से 4 क्वेश्चन बनने हैं बेसिकली यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ ए कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड टू बी। लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जब हम करते हैं, लिमिट स्टेट से कोई भी कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसमें स्ट्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस शेप में होता है? तो देखो, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम अभी आपने देखा था पीछे क्वेश्चन में, तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है स्ट्रेन डायग्राम। कौन सा डायग्राम है? ये स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं इसको। अब स्ट्रेन डायग्राम में देखो लाइन कैसी है? ये लीनियर है ना, ये सब लीनियर है ना, इसी वजह से कैसा होगा ये? लीनियर। नेक्स्ट, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट लोड विच हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू। जो टर्म है ना हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड, उसका मतलब क्या है कि विच हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, यानी कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी है कितने % से ज़्यादा होगी या कितने % के इक्वल होगी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। तो कितने % से ज़्यादा होगी? देखो, ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का जो कर्व आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं और यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो डायग्राम, ये जो कर्व आता है ये कुछ इस तरीके से आता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो है ये एरिया 5% रिजल्ट का है, रिजल्ट का 5% है और ये 95% होता है। कहने का मतलब ये है, ये 5% प्लस 95% को ऐड करते हैं तब हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है जिसको हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला एक तो ये होगी 5% प्लस 95%, तो इसका राइट आंसर होगा 95%। अच्छा, दूसरा क्या है? इसका फॉर्मूला होता है FM इज इक्वल टू, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं FM को? देखो, FC के प्लस 1.65 प्लस FM इज इक्वल टू FC के प्लस 1.65 सिग्मा या फिर डेल्टा। ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। डेल्टा क्या है यहाँ पे? स्टैंडर्ड डेविएशन है। और देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन की एक वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एज पर IS 456 स्टैंडर्ड डेविएशन की एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि एक तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा होता है हमें, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। एक मिनट इरेज कर लेते हैं पहले थोड़ा सा इसको, तभी हो पाएगा कुछ। देखिए, यहाँ पर एक तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन डेल्टा। अगर देखिए M10 से लेकर के M15 तक यूज़ कर रहे हैं हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो उसके लिए 3.5 होगी। ये वैल्यू न्यूटन पर mm² में मिलती है हमें। अगर M20 से लेकर के M25 तक बात करते हैं तो ये वैल्यू लेते हैं हम लोग 4।
M30 से एंड एबव बात करेंगे तो ये वैल्यू लेंगे 5। तो ये इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रेड M20, तो क्या होगा 4। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है और पूछे भी जाएंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर। कोई भी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो टोटली सी वाटर में इमर्ज्ड है, यानी कि सी वाटर के अंदर बना हुआ है। द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय IS कोड। IS कोड ये कहता है कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर सी वाटर के अंदर इमर्ज्ड है तो उसके अंदर एडिशनल कवर थिकनेस और ऐड कर देते हैं। उसमें कितना करते हैं, देखिए पहली बात तो यह कि अगर माइल्ड कंडीशन है, नॉर्मल है, तो उसके लिए 20 mm का कवर लेते हैं। अगर मॉडरेट कंडीशन है तो मॉडरेट के लिए 30 mm लेते हैं। सीवर कंडीशन है 45, वेरी सीवर है 50, एक्सट्रीम कंडीशन है या टाइडल है उसके लिए 75 लेते हैं। अगर सी वाटर है उसमें कितना लेते हैं, तो इसमें कितना ऐड कर देते हैं, प्लस 25 mm और ऐड कर देते हैं। ये वाला आपका राइट आंसर होगा। तो देखो ये जो कंडीशन दे रखी है ये कंडीशन भी आप याद कर लीजिएगा, ये जो मैंने टेबल दे रखी है आपको, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉर्मल के लिए कितनी होती है 20, अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग के लिए कितनी होती है 30, इमरजेंसी वाटर के लिए कितनी होती है 45। अगर यहाँ पर कहता है इमरजेंसी वाटर के लिए कितनी वैल्यू लेते हैं तो 45 लेते हैं। अगर एडिशनल की बात कर रहा है तो उसमें 25 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन द डिज़ाइन लोड इज। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिज़ाइन लोड क्या होता है, देखिए मैंने टेबल बना रखी है मेथड्स और डिज़ाइन लोड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड के बराबर होता है। तो लिमिटेड स्टेट मेथड में क्या होता है भाई, डिज़ाइन लोड। डिज़ाइन लोड होता है कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू सेफ्टी ऑफ फैक्टर, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिज़ाइन लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है। लिमिटेड स्टेट में डिज़ाइन लोड की वैल्यू क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू सेफ्टी ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पर बात कर रहा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए, तो वर्किंग स्ट्रेस के लिए क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड का मतलब है राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, द मॉडुलर रेशियो M इज गिवन बाई, M इज इक्वल टू क्या होता है 280/3 सिग्मा CBC, ये वाला राइट आंसर होगा। तो ये वाला कौन सा है, सी राइट आंसर होगा इसमें से। एक होता है M इज इक्वल टू ES/EC, तो दोनों तरीके से पूछ सकता है आपको। तो यहाँ पे फॉर्मूले के बेस में पूछा तो ये वाला आंसर ये वाला होगा। और अगर मॉडुलर रेशियो के टर्म में पूछेगा तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसकी वैल्यू होती है कितनी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 5000 √FC के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट एज। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है M20 की, M20 की जो स्ट्रेंथ होती है, M का मतलब होता है मिक्स, 20 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये वैल्यू कितनी होती है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। क्या इसमें से 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, नहीं है। तो क्या किया इसने, देखिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर को चेंज कर दिया किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैसे चेंज करते हैं, 20 इंटू, अब न्यूटन को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 का डिवाइड कर देते हैं, और mm स्क्वायर से किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 10 का अगर स्क्वायर है तो 100 आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू क्या है 20 × 100/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है द लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड आर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप गेट का ले लीजिए, ES का ले लीजिए, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। हर एक एग्जाम, आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पहला। और दूसरा, जितने भी 10 क्वेश्चन कराए ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लें। आप SSC JEE की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हैं तो SSC JEE के, बट आप RRB JEE की बात कर लो, DSSB की बात कर लो, DDA की बात कर लो, DMRC की बात कर लो, LMRC की बात कर लो, UPSSC की बात कर लो, आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, हर एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। और गेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। इसको समझ लेते हैं। लोड फैक्टर
लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होगी लाइव लोड और डेड लोड के लिए। देखिए डेड लोड और लाइव लोड, देखो दो कंडीशन में पूछी जाती है डेड लोड लाइव लोड की वैल्यू, एक तो कोलैप्स के लिए, दूसरा सर्विसेबिलिटी के लिए। इसमें ऐसा टर्म तो कुछ बोला नहीं है, ऐसा टर्म नहीं बोला ना, तो इसमें वैल्यू किसके हिसाब से दे रखी है, तो कोलैप्स के हिसाब से दे रखी है इसमें वैल्यू। देखो डेड लोड और लाइव लोड के लिए वैल्यू क्या होंगी 1.5 एंड 1.5, बिल्कुल सही है। और सर्विसेबिलिटी के लिए क्या होगी 1 एंड 1, तो क्या 1 एंड 1 है, नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा 1.5 एंड 1.5 वाला। है कोई ऑप्शन, बिल्कुल है 1.5 एंड 1.5। इस तरीके से मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराएं, और 10 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, मैं फिर आपको बस यही बात रिपीट कर रहा हूँ, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना, बेसिकली ये केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, हमने यहाँ कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अगर देखा जाए तो। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे, जो मैंने यहाँ पर फिगर लगा रखे हैं, एडिशनल फिगर जो लगा रखे हैं, अगर उनको सही से पढ़ोगे तो कम से कम 20 क्वेश्चन तैयार किए हैं हमने, 10 क्वेश्चन नहीं तैयार किए। इसी तरीके से मैं आगे भी आपको वीडियो लाता रहूँगा, और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वाइज में सबको कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर। तो आप इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू, टेक केयर।